नमस्कार साथियों, शिक्षा दावे आप सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके आज हमारी 9वीं क्लास है। और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 161 से 180 के बीच वाले सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, मतलब क्वेश्चन नंबर 161 है, कोपरा, व्यामा, वियरना किसकी सहायक नदियां हैं? 3 नदियां हैं ये, तो आपको पता हो तो अच्छी बात है, वरना सही जवाब इसका केन है। कोपरा एक नदी है जो कि आपको कहां से निकलेगी? रहली सागर, ठीक है। इसके बाद आपकी व्यामा है, व्यामा दमोह में बहती है, याद रखना एक एक चीज है। और वियरना भी आपकी वहीं से निकलेगी जहां से कोपरा निकलती है, मतलब रहली सागर, ठीक है। तो ये 3 नदियां हैं और ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं भैया? ये तीनों एक नदी की सहायक नदी है और उसका नाम क्या है भैया? केन। और केन कहां से निकलती है? तो का से कैमूर, याद रहो तो अच्छी बात है, और या फिर का से कटनी। कुछ बुक वाले इसको जबलपुर भी बताते हैं, लेकिन सही आंसर इसका कटनी ही है अधिकतर बुकों में। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, आपको आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक का पौराणिक नाम क्या है? तो अमरकंटक कहां पर है? सबसे पहली बात तो ये कि अमरकंटक आपको मिलेगा भैया अनूपपुर जिले में, ठीक है मित्रों। अब अगली बात ये कि जो अमरकंटक है इसका और भी नाम है, जैसे कि आम्रकंट भी इसका एक नाम है। इसके सॉरी आम्रकंट नहीं, आम्रकूट नाम है। और दूसरा है इसका क्या लिख रहा हूं, हाँ आम्रकंठ एक नाम ये भी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि शिव जी ने यहाँ पर उपासना की थी, इसी पौराणिक कथा है, मतलब शिव जी ने यहाँ पर उपासना की थी, तपस्या की थी, और उनकी बूंद, पसीने की बूंद से एक कुंड का निर्माण हुआ था। उसमें से एक सांकरी या नर्मदा नाम की लड़की निकली थी, और उसी जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई और उसमें क्या हुआ भैया, वो नर्मदा नदी कहलाई आगे। ऐसी कहानी है, तो इसलिए आम्रकंट भी इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? अनूपपुर में मिलेगा, ठीक है। और अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती भैया? 3 नदियां जो फेमस है वो नर्मदा, सोन और जोहिला। ये रट लो आप ये सारी की सारी चीजें, ठीक। बाकी तो डिस्कस करेंगे हम क्या क्या फैक्ट है यहाँ के बारे में, बट जो जो याद है ना वो सारे के सारे आप रिवाइज करते रहा करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? मेरे को पता आप गलत आंसर लगाओगे, गलत लगा दिया आपने। इसका सही जवाब है H.C. कामत। अब आप बोलोगे सर हमने तो ये नाम सुना है बहुत बार। हाँ, आपने एक नाम सुना होगा RCVP नरोन्ना एकेडमी। हर बच्चे का, मतलब जो MPPSC की तैयारी करता है उसका सपना होता है कि मैं RCVP में चला जाऊं, मतलब रोनाल्ड, और इससे है कार्लोटन और विवियन पियाडे। बड़ा अजीब नाम है इनका, ऐसे रोनाल्ड, कार्लटन, विवियन और पियाडे। ये नाम है इनका थोड़ा सा अजीब है। और ये है नरोन्ना, पूरा नाम है ये इनका, किसका? हमारे दूसरे मुख्य सचिव थे ये। तो पहले कौन थे? H.C. कामत थे। देखो RCVP नरोन्ना एकेडमी है, आप जब MPPSC क्लियर कर लोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग आपके RCVP नरोन्ना एकेडमी में ही होती है। कहाँ पर है ये? तो ये भोपाल में है, ठीक है। पहले इसका नाम लाल बहादुर प्रशासनिक अकेडमी था, लेकिन बाद में इसको जो हमारे मुख्य सचिव थे दूसरे, उनकी याद में, उनकी स्मृति में इसका नाम RCVP नरोन्ना एकेडमी कर दिया गया। अगर मैं बात करूं H.S. कामत की, तो ये भैया 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण होता है और 63 तक, यानी कि 1956 से 1963 तक ये क्या रहते हैं? मुख्य सचिव रहते हैं। कौन? ये सर H.C. कामत सर। और जो कि सबसे ज्यादा समय तक, सबसे लंबा टाइम पीरियड है इनका मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव रहने का। तो आपके माइंड में फट से क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे कम कौन किसका है, फिर सबसे कम समय तक कौन रहा? तो इसका जवाब भी 2020 में हमको मिल गया, मतलब 2020 में रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य सचिव रहे थे हमारे M. गोपाल रेड्डी, जिनको क्या हुआ था भैया कि हमारे जो कमलनाथ जी है उन्होंने नियुक्त किया था, लेकिन कमलनाथ जी फिर चले गए, है ना। पता होना चाहिए मार्च 2020 में क्या क्या हुआ MP में। तो ये लगभग 16 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया था, 24 मार्च 2020 को क्या कर दिया फिर उन्हें, मतलब इनको हटा दिया गया, रिजाइन कर दिया इन्होंने इस पद से। तो लगभग 8 दिन तक ये क्या रहे थे भैया? मुख्य सचिव रहे थे। सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य सचिव हमारे कौन है? M. गोपाल रेड्डी। और सबसे अधिक समय तक तो H.C. कामत। ये क्वेश्चन कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको इस टाइप के, लेकिन भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे तो आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। अभी वर्तमान में हमारे कौन से 33वें नंबर के, वो कौन है आपको पता होना चाहिए। ये तो करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन भी है। इकबाल
सिंह बैस हमारे मुख्य सचिव हैं। क्या नाम इनका? इकबाल सिंह बैस। ये कब से भैया? तो ये 24/3/2020 से हैं, अभी भी हैं ये। देखो मुख्य सचिव क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का एक सचिव होता है और उनके ऊपर एक मुख्य सचिव होता है, और मुख्य सचिव डायरेक्ट रिपोर्ट करता है सीएम शिवराज सिंह चौहान को, या फिर जो भी पार्टिकुलर स्टेट का सीएम रहता है उसको रिपोर्ट करता है मुख्य सचिव। क्लियर है बात? नेता तो आते जाते रहते हैं, पूरा डिपार्टमेंट जो प्रशासन का पूरा संभालते हैं ना, ये सचिव लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट के, जो लोग संभालते हैं। ये आईएएस अधिकारी होते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट वाले एमपीपीएससी से आप भी जब रैंक धीरे धीरे प्रमोशन होते होते जाओगे आप, तो आप भी किसी डिपार्टमेंट के सचिव बनोगे। हो सकता है आप धीरे धीरे प्रमोट होकर आईएएस बन जाओ, और एक दिन तुम मध्य प्रदेश के या किसी अन्य प्रदेश के भी सेक्रेटरी बन सकते हो, चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो। तो ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन, पूरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन नहीं मतलब पूरी क्लास थी ये अबाउट मुख्य सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर लगा ही दिया होगा आपने, अगर पहले से देखते रहे हो लेक्चर तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में आपको क्या मिलता है भैया? मैंगनीज पाई जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी आपको, आपने देखा होगा पहले मैं बताया था आपको, भरवेली। भरवेली क्या है? भरवेली एक जगह है बालाघाट में, और ये क्या है? मैंगनीज की खदान है। तो और बालाघाट को तो आपने देखा भी होगा, बालाघाट को क्या कहा जाता है? मैंगनीज नगरी भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको तांबा सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर एक क्या है? मलाज खंड भी है। मलाज खंड, तांबा की सबसे बड़ी खदान भैया, मलाज खंड। तो ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये भी बालाघाट में मिलेगी। तो इसका सही जवाब तो आपको पता है ना? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। असीरगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? असीरगढ़ बोले तो बुरहानपुर चले जाओ आप। असीरगढ़ का किला 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, असीरगढ़ का किला। ठीक, तो ये आपको मिलेगा बेटा बुरहानपुर में। और असीरगढ़ के किले को बाब ए दक्कन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बाब ए दक्कन। एक मिनट, दक्कन कैसे लिखेंगे? हाँ ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दक्षिण द्वार। और इसका एक और नाम है, यहां पर कलोद लगा लो, बाप की जगह पर कलोद ए दक्कन। कलोद ए दक्कन मतलब इसको बोलते हैं दक्षिण की कुंजी। ऐसा कहा जाता था पहले मध्यकालीन भारत में कि अगर आपको, देखिए, अगर आपको दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करनी है, मतलब ये पूरा भारत है हमारा, ठीक है, तो अगर आपको दक्षिण भारत में जाना है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश यहाँ पर है। बुरहानपुर मतलब मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम जिला, और बुरहानपुर में ही क्या है भैया? असीरगढ़ का किला भी है। तो आपको अगर इधर जाना है, मतलब दक्षिण के जितने भी राज्य को विजय प्राप्त करनी है और लंबे समय तक अपने साथ रखना है, तो आपको इस किले को जीतना बहुत जरूरी है। इसी कारण इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। दक्षिण की कुंजी मतलब भाई ये ताला है पूरा दक्षिण का दक्षिण, अगर आपको इसको जीतना है तो कुंजी तो क्या है इसकी? सिंपल सी बात है, आपको असीरगढ़ का किला जीतना ही पड़ेगा। अब असीरगढ़ के जो किले का निर्माण कराया था एक फारूकी राजा थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण आशा अहीर ने करवाया था। ठीक है, फारूकी राजा थे ये, फारूकी राजा। और इसका टाइम पीरियड बताते हैं कि 14 सेंचुरी की समथिंग इसका निर्माण हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1601, डेट तो मुझे आगे की याद नहीं है लेकिन इतना पता है मुझे, 1601 में अकबर ने इस किले को जीत लिया था भैया। अकबर ने इस किले को जीत लिया था, याद रखना। इससे पहले अकबर ने भी जीता था, लेकिन प्रयास था उसका दक्षिण में पहुंचने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन औरंगजेब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से औरंगजेब ने वो कारनामा कर दिखाया था जो कि इससे पहले वाले राजा नहीं कर पाए थे, कोई भी सम्राट नहीं कर पाया था दिल्ली वाला। क्या? दक्षिण को जीतना। देखो, किसी भी राज्य को जीतना इतना जरूरी नहीं था उस टाइम पे, बस उसको बनाए रखना अपने साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो वो औरंगजेब ने किया था। तो किस प्रकार से किया था वो हम देखेंगे। अब देखो, ये जो असीरगढ़ का किला है, यहाँ पर एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है ना। क्या है? गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। और उस मंदिर में एक आदमी का आपने नाम सुना होगा, क्या लिखेंगे इसको? अश्वत्थामा नाम था उनका। कैसे लिखते हैं? हाँ, वेरी गुड, अश्वत्थामा ऐसे लिखेंगे। इन अश्वत्थामा का नाम तो आपने सुना होगा, जिनको भगवान कृष्ण ने क्या दिया था? श्राप दिया था, और इस कारण से ये आज भी भटक रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं गंगा के किनारे आज भी अश्वत्थामा को देखा जा सकता है। अश्वत्थामा को ऐसा वरदान था कि ना उनको कोई हरा सकता है, ना वो मर सकते हैं, और कोई इनको हरा नहीं सकता। ठीक है, कुछ हीरा वगैरह था उनके मुकुट के ऊपर, ऐसी कहानी है महाभारत काल की। तो वही अश्वत्थामा हर अमावस्या, ऐसा कहा जाता है, मतलब ये फैक्ट है या फिर सही है या फिर ये मिथ है, मुझे नहीं पता। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन
इस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जो कि असीरगढ़ किला के पास में ही है, उसमें अश्वत्थामा क्या करते हैं भैया, भगवान शिव की उपासना करने के लिए आते हैं। आज भी देखा जा सकता है उनको। तो ये पूरी कहानी थी असीरगढ़ किले की। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस अभयारण्य में रॉक आश्रय या रॉक शेल्टर पाए जाते हैं? ठीक है, रॉक शेल्टर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब, ये क्वेश्चन आया था एमपी पुलिस में और इसका सही जवाब निकला भैया नरसिंहगढ़। अब सुनो आगे। नरसिंहगढ़ अभयारण्य का नाम आपने सुना होगा। नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ पर ये भैया आपको मिलेगा राजगढ़ जिले में। कहाँ पर मिलेगा? राजगढ़ जिले में। ठीक, इसके बारे में दो चीज मिलेंगी आपको। अगर आपको इसकी वेबसाइट पे जाओगे राजगढ़ जिले की, तो आपको इसकी स्थापना मिलेगी 1978 में, मतलब जो जिले की rajgarh.nic.in पे जाकर आप चेक करोगे तो। लेकिन एमपी फॉरेस्ट की जो एमपी फॉरेस्ट की वेबसाइट पे जाकर जाओगे तो वहां पर एक डेट मिलेगी 1974 कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं दोनों डेट बता रहा हूँ आपको, है ना, ताकि आप मुझे गलत साबित ना करो। कहीं आपने इधर से पढ़ लिया किसी बुक में, अगर किसी बुक वाले ने अगर इस डेट को लिख दिया तो वो भी सही है बेचारा, वो भी अगर किसी ने ये लिख दी तो वो भी सही है। ठीक है, तो नरसिंहगढ़ अभयारण्य कहाँ पर मिलेगा? राजगढ़ जिले में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस नरसिंहगढ़ अभयारण्य में आपको एक झील भी मिलती है, जिसे छोटा सा तालाब है, जिसे चिड़ी खो तालाब भी कहते हैं। चिड़ी खो तालाब, और इस चिड़ी खो के नाम पर इसको चिड़ी खो अभयारण्य भी बोलते हैं। चिड़ी खो अभयारण्य। अब ये चिड़ी खो अभयारण्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है, शेप है, वो चिड़ी के समान है, चिड़ी के आकार के समान है। इस कारण से इसे चिड़ी खो अभयारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे कुछ रॉक शेल्टर नहीं मिले, क्योंकि जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो मुझे नहीं मिल पाया। कुछ लोगों से पूछा मैंने पर्सनली तो नहीं मिल पाया उनको। लेकिन हो सकता है कहीं रॉक शेल्टर हो पुराने टाइम की। कुछ रॉक आश्रय का मतलब जैसे कि हमने चतुर्भुज नाला में देखा था हमने, या फिर इसके अलावा हम भीमबेटका में रॉक शेल्टर पाए जाते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व आज भी है, तो ऐसी चीज। ठीक है, नरसिंहगढ़ को एक चीज और भी है, नरसिंहगढ़ का जो किला है, यहाँ पर नरसिंहगढ़ का किला भी है, आपको मिलेगा, जिसको मालवा का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। मालवा का कश्मीर। अगर कभी एग्जाम में आए कि मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद करके जवाब लगाना कि वो नरसिंहगढ़ है। और कहाँ पर? एक जिले का नाम भी याद रखना, राजगढ़ जिला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था, क्या क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए शिवपुरी अभयारण्य भी है हमारे पास, केन घड़ियाल है, कान्हा मंडला और बालाघाट की सीमा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्षेत्र जाली पैटर्न पर काम करता है और उसमें माहिर है? अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा शामिल करना मेरा फर्ज है ना। ग्वालियर इसका सही जवाब है, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया, बहुत कुछ जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया किस प्रकार का ये काम है। हाँ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, कि जाली पैटर्न का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप विंडो बनाते थे पुराने टाइम पर, ठीक है, जैसे विंडो, उसमें आपने देखा होगा कि जाली टाइप की ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। अगर आप सर्च करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, इस प्रकार की जाली बनाई जाती है। ठीक है, आपके घर, आप पुरानी बिल्डिंग देखना आपको, या फिर किले वगैरह में देखा होगा आपने, या फिर पुरानी जो बिल्डिंग है उनमें क्या, अभी तो हम लोहे की जाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इस प्रकार की जालियाँ हुआ करती थी। तो हो सकता है कहीं ये क्वेश्चन उससे संबंधित हो, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप अपने विवेक से, स्वविवेक से इसका निर्णय लेना इस क्वेश्चन में, है ना। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ, है ना। मैं ऐसे घुमाना फिराना बिल्कुल नहीं आता है। जो सही है वो सही है भाई। नहीं मिला, नहीं पता, मुझे भी तो नहीं पता, इसमें कुछ मैं भी कोई ऐसा माहिर नहीं हूँ, ठीक है ना, कि मुझे हर चीज़ पता होगी। नहीं मिला, कोशिश की मुझे, और क्वेश्चन को शामिल करना वो मुझे आता है, मुझे करना चाहिए। भले उसमें मैं एक्सप्लेनेशन ना दे पाऊँ, लेकिन शामिल करना आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये दिया है उन लोगों ने, तो भविष्य में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपना आपको यहाँ पर बिल्कुल एक्सपर्ट साबित करने के लिए इस क्वेश्चन को हटा भी सकता था, क्यों फालतू में आपको सामने लेकर आऊँ मैं, लेकिन मैंने शामिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर भूल गया थोड़ा सा मैं ना, के रूप में जाना जाता था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका सही जवाब है शिवपुरी। देखो, सिंधिया राजवंश पे ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, फिर भी इतना समझ लीजिए कि सिंधिया राजवंश ये मराठों से ही निकले थे, ठीक है, और मराठे ही एक प्रकार से मराठी ही हैं ये लोग। और 1740 में 1740 में एक राणोजी सिंधिया, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इनका भी, राणोजी सिंधिया ने इस पार्टिकुलर जो हमारा ग्वालियर का सिंधिया है इसकी स्थापना की थी। तो पहले जब इन्होंने स्थापना की थी उस टाइम पे इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वो उज्जैन थी, ठीक है, उज्जैन में थे सिंधिया पहले। फिर धीरे धीरे उज्जैन से ये
आपके शाजापुर होते हुए ग्वालियर पहुंचे, उज्जैन के बाद इन्होंने धीरे धीरे शाजापुर पर कब्जा किया। ठीक है, शाजापुर में भी इन्होंने सुजालपुर प्लस सुंदरसी, एक जगह मिलेगी आपको सुजालपुर में सुंदरसी, वहां पर भी इन्होंने बहुत समय तक राज किया। फिर सुंदरसी में इनका बेस बना, फिर उसके बाद में ये ग्वालियर की तरफ बढ़े। ठीक है, फिर कहां बढ़े, ये ग्वालियर की तरफ बढ़े, और यहां पर इन्होंने फिर ग्वालियर के पास इन्होंने अपना पूरा का पूरा बेस अच्छे से स्टेब्लिश किया, ग्वालियर को ही अपनी राजधानी बनाया आगे के समय के लिए। लेकिन जो सिंधिया परिवार के लोग थे वो गर्मियों में छुट्टी मनाने के लिए, क्योंकि शिवपुरी उस टाइम पे क्या था, शांत थोड़ा ठंडी वाली जगह थी, ग्वालियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है याद रखना, तो शिवपुरी में वो छुट्टी मनाने आते थे गर्मी के टाइम पर। फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अपनी राजधानी को, ग्रीष्मकालीन राजधानी को ही शिफ्ट कर लिया शिवपुरी में। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका इतिहास तो बहुत बड़ा है, याद रखना। ज्योतिराज सिंधिया उनके बेटे तक हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, और कभी मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। कैसे भैया राणोजी सिंधिया थे पहले, फिर जयप्पा राव सिंधिया, जनकोजी राव सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जानकोजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया, फिर जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया आए, फिर माधव राव सिंधिया आए, फिर माधव राव सिंधिया की 2 बहनें थी, वसुंधरा, यशोधरा, फिर ज्योतिराज सिंधिया आए। ठीक है, याद रखना कितना लंबा इतिहास है इनका। ज्योतिराज सिंधिया आए, फिर समझ रहे हो आप, चल ही रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया तो राजा हैं ही सही वर्तमान में, जो प्रमुख है अभी वर्तमान में वो ज्योतिराज सिंधिया ही हैं। बाकी राजवाड़े तो खत्म हो गए मध्य पूर्व भारत में, लेकिन जो प्रमुख है अभी भी जय विलास महल के जो प्रमुख है वो ज्योतिराज सिंधिया हैं। चलिए, निम्नलिखित में से BR अम्बेडकर की जन्मभूमि कौन सी है? तो आप लगा दो महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, इसको अंग्रेजों ने बसाया था। और ये कहाँ पर है आपका, इंदौर और धार है ना, इंदौर जिले में महू मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 2003 में इसका नाम करके क्या कर दिया गया था, डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया बेटा, डॉक्टर अंबेडकर नगर। तो ये क्वेश्चन किस तरह भी पूछा जा सकता है। आप अब यहाँ से आप देखो, ये महू पूछ लिया उन्होंने, चलो ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कि महू का वर्तमान नाम क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर नगर। महू का जो वर्तमान नाम कब बदला गया, तो इंदौर में, 2003 में। महू कहाँ पर है, तो इंदौर में। महू का जो पुराना नाम था, उसका फुल फॉर्म क्या था, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ऐसे क्वेश्चन में जब शामिल करूंगा ना इस स्लाइड में, आने वाली स्लाइडों में जो कि पूछे गए हैं, तो आपको उस टाइम पे याद होगा कि हाँ सर कैसे इस एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन तो हमने पूछ लिया, उन्होंने पुलिस में पूछा 2016 में कि कब बनाया गया था इसको, तो हमने 2003 आंसर लगाया था उसका। आज हमने अंबेडकर की जन्मभूमि के बारे में पढ़ लिया, तो महू। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा का है, आपको बिल्कुल रेडी रहना है। चलिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? आपको 2 खनिज चूज करना है भैया इसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं। तो इसका जो उन्होंने आंसर लगाया एमपी पुलिस वालों ने, वो कोयला और लोहा लगाया। ठीक है, कोयला तो हमारे पास है, पता होना चाहिए आपको, गोंडवाना लैंड की भूमि पाई जाती है हमारे पास, और गोंडवाना लैंड में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना लैंड मतलब पूर्वी, मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला क्षेत्र। आप सिंगरौली चले जाइए, सीधी चले जाइए, आप मंडला बालाघाट में आ जाइए, तो ये है मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र। बहुत ही शानदार कोयला क्षेत्र है हमारे पास, और बहुत ही उत्तम किस्म का कोयला मिलता है हमारे पास मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि कौन सा है, तो कोयला तो सही है। चलो कोयला में हम क्या है कि अभी 4th नंबर पर हैं। आपको पुरानी सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक मिनट। हाँ सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो अभी आपने सुना होगा कोयले में हम 4th नंबर पर हैं इस वक्त उत्पादन में, पूरे भारत की बात की जाए तो। ठीक है, ये जो क्रम है 4th प्लस 5th ये चेंज होता रहता है, हर साल इनकी तो रिपोर्ट आती रहती है, हर साल कोई ऊपर जाता है कोई नीचे आता है, हर 2-3 साल में ऐसा होता रहता है। लेकिन इसका आंसर उन्होंने कोयला और लोहा माना। लोहा क्यों माना मुझे नहीं पता क्यों माना, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोहा हार्डली 1 से 2% ही होता है ना, जहाँ तक 2017-18 के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें एक ऑप्शन ये सही हो सकता था, अभ्रक और कोयला, क्योंकि अभ्रक में उत्पादन में बालाघाट प्रथम स्थान पर है, कोयला में था हम यही सही 4th नंबर 5th नंबर पर इंडिया में। अभ्रक अच्छी खासी मात्रा में होता है एमपी में, लेकिन उन्होंने इसका आंसर डी माना है, तो कुछ सोच समझ के ही माना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए हिसाब से। कोयला भी होता है हमारे पास, लोहा भी होता है, अवरक भी होता है, मैंगनीज तो हमारे पास होती है अच्छी खासी मात्रा में, लेकिन जस्ता इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, चांदी भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, तांबा में तो हम है प्रसिद्ध, क्योंकि हमारे पास मलाज खंड है तांबा में तो, और बालाघाट छिंदवाड़ा का एरिया है वो तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। बट लोहा भी सही है, देखते हैं
आगे कोई संभावना नहीं है, क्यों आंसर दिया उन्होंने, बट चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? देखिए, धार कहाँ से आता है? इंदौर में आता है। झाबुआ, बड़वानी, देवास कहाँ पर आता है? आज मैंने मैप नहीं लगाया इसमें, याद रखना है ना। आप सोचोगे सर हर बार मैप लगाते हो, आज क्यों नहीं लगाया? तो देवास इसलिए नहीं लगाया मैंने मैप आज कि आपको याद होना चाहिए। अब चलिए, तो देवास किस में आता है भैया? उज्जैन संभाग में आता है देवास, ठीक है। और ये बाकी के तीनों जिले हैं, ये किस में आते हैं? तो ये इंदौर संभाग में आते हैं। क्वेश्चन क्या था? इंदौर संभाग का नहीं है, ये क्वेश्चन था। कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? उस नदी का नाम बताना है आपको, ठीक। तो ये नदी का नाम भैया आपने सुना होगा, सिंध नदी। सिंध नदी कहाँ से निकलती भैया? ये सिंध नदी वहीं से निकलती, सिरोंज। इस सिरोंज का नाम आपने सुना होगा, अगर मेरे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो। सिरोंज, भानपुरा, कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो हमारे पास कहाँ पर है बेटा? ये है हमारे पास विदिशा में है, पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंध नदी, जो कि लगभग 460 किलोमीटर बहती, और इसके बहने के बाद ये चली जाती कहाँ पर भैया? इटावा, यानी कि उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है, और यमुना नदी से मिल जाती है। याद रखना किससे मिलती है ये? इसका अवसान, अवसान का मतलब क्या होता है? कि अवसान का मतलब होता है कि वो नदी कहाँ पर या किस नदी में, उसका अंतिम छोर क्या है। तो इसका यमुना, यानी कि एक प्रकार से सिंध नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। लेकिन एक बात और याद रखना है आपको कि सिंध नदी क्या करती है? गुना जिला है, उस गुने जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिंध नदी है। जामनी नदी भी हमारे पास एमपी में भी मिलती है ये, ठीक है। और तमसा तो पता है आपको, तावना, तमसा, टोंस नदी है, और तवा नदी होशंगाबाद। यार जो जामनी नदी है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जामनी नदी आपको सागर और दमोह से निकलती जामनी नदी। वैसे जामनी नदी आपको दमोह में मिलेगी, दमोह से निकलती, दमोह और सागर के आसपास से। कंफर्म नहीं एग्जैक्ट जगह मेरे को कि दमोह है या सागर है, लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जामनी नदी मतलब दमोह से ही निकलती है। सिंध नदी जो है आपको पता है सिरोंज से निकलती है, विदिशा से निकलती है, और लास्ट में यमुना के में जाकर मिल जाती है। लगभग 460 किलोमीटर के समथिंग ये बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभयारण्य के पास स्थित है? ये क्वेश्चन आप थोड़ा समझो, आप टेक्निकली इसको। आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, क्वेश्चन का आंसर आपने सोच लिया क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे इसको देखो आप। चतुर्भुज मंदिर आपने सुना होगा, सर चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है? तो आपको पता है ये तो हमको कहाँ पर मिलता है बेटा? ओरछा में मिलता है। और लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज नाथ पूछा गया है, ठीक है, और इसका सही जवाब है गांधी सागर अभयारण्य। अब आपको ये पता होना चाहिए गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर है। वेरी गुड, मंदसौर और नीमच वाला एरिया, ठीक है। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य है, और वहीं पर चतुर्भुज नाथ मंदिर भी है, याद रखना। अब आप सोचो कितना अंतर है दोनों क्वेश्चन में। एक नाथ लगा दिया मैंने, तो ये मंदिर एक ही है, विष्णु भगवान का मंदिर दोनों जगहों पर, याद रखना। चतुर्भुज मतलब विष्णु भगवान, तो चतुर्भुज नाथ मंदिर मंदसौर में है, लेकिन चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है, और एक चतुर्भुज नाथ मंदिर आपको बिहार में भी मिलेगा। लेकिन अब दोनों की कहानी देखो, अपने पास 2 मंदिर है चतुर्भुज नाम से। तो जो चतुर्भुज नाथ मंदिर है जो मंदसौर वाला, इसमें क्या है, जो विष्णु जी की प्रतिमा है वो लेटी हुई है, मतलब ऐसे लेटे हुए हैं, है ना, यानी कि आराम की मुद्रा में है ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है इनकी, ठीक है। और इनके 4 मुख तो यहीं से ही, वो तो चतुर्भुज चल ही रहा है ना, चारों तरफ इनके मुंह है, और ये चतुर्भुज है कहाँ के? मंदसौर वाले। लेकिन अगर आप बात करो इसकी ओरछा वाले की, तो यहाँ के चतुर्भुज मंदिर है, जो यहाँ पर जो मंदिर का शिखर है बहुमंजिला, जिसे बोलते हैं ना बहुमंजिला मंदिर है ये, कौन सा? ओरछा वाला। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों चतुर्भुज में, ये चतुर्भुज नाथ मंदिर, ये चतुर्भुज मंदिर। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, भविष्य में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा सागर बांध किस वर्ष में चालू किया गया? जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको, उस टाइम पे बताया था मैंने कि डेट याद रखना, डेट याद रहे ना रहे, लेकिन ईयर जरूर याद रखना, आज काम आ रहा है वही। देखो इंदिरा सागर डैम मतलब 23 अक्टूबर, ये डेटा याद रख लो। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, 23 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने क्या किया भैया? इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास मतलब इसकी नींव रखी, ठीक है। 1992 में क्या हुआ भैया? इसमें कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ, मतलब निर्माण कार्य चालू हुआ। और 31/3/2005 को क्या हुआ भैया? इसमें इसका उद्घाटन हुआ, किसका? इंदिरा सागर डैम का। तो सही जवाब क्या रहेगा हमारा? 2005 रहेगा। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, सेम वे में आपको याद हो जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करते रहो बस आप। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है? और आपको क्या लग रहा है कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड, 69.32% हमारी क्या है? साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना ये फैक्ट।
अभी 2021 की जनगणना का काम तो रुका हुआ है कोविड-19 के कारण, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्ट और भी याद रख सकते हो आप कि मध्य प्रदेश में मेल मतलब पुरुष की जनसंख्या जो है, साक्षरता है, वो 78 पॉइंट और शायद 73 के समथिंग है, इतना है। फीमेल की तो कम है, फीमेल की आपकी लगभग 59% और 24 या ऐसे कुछ परसेंट में है, ठीक है। भारत की साक्षरता दर लगभग 73% है, किसकी? पूरे भारत की। ये क्वेश्चन ट्रिकी टाइप क्वेश्चन कभी बन के आए ना, वैसे इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछता नहीं एमपी में, लेकिन किसी का कुछ ठिकाना नहीं रहता है ना, तो कभी क्वेश्चन ऐसा जाए कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से क्या है, कम है, बराबर है, ज़्यादा है, तो आपको मालूम होना चाहिए पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73%, और मध्य प्रदेश की कितनी है, 69, मतलब कितना प्रतिशत कम है, इससे आप निकाल सकते हो ना, लगभग कितना आ रहा है ये 3.32 के समथिंग या फिर 6.8 के समथिंग आ रहा है लगभग, जहाँ तक मेरे को संभावना ना, तो आप निकाल सकते हो इसको, मतलब लगभग 4% कम है, इन शॉर्ट ऐसे ही बोल दो, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, सर्वाधिक साक्षर जिला, तो इसमें बिना रोक टोक के आप एक ही नाम लगाना, बिल्कुल 78% के साथ साथ जबलपुर टॉप पर है, जबलपुर टॉप पर है सर्वाधिक साक्षर जिला। और एक चीज़ बताऊं आपको तो इंटरेस्टिंग, मध्य प्रदेश का एक जिला याद रखो आप, अलीराजपुर। ये अलीराजपुर आपके 3 क्वेश्चन सोल्व करवा देगा। कितने? 3 क्वेश्चन। कैसे? देखिए, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा? जबलपुर। कितना? 78% से। न्यूनतम कौन सा है भैया? जब सर्वाधिक हो गया तो कोई न्यूनतम भी होगा, तो वो है आपका अलीराजपुर। कितना? 36%। कौन सा जिला है? याद रहेगा आपको, अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, ठीक है। ये कौन सा होगा? सर्वाधिक। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला, तो ये भी आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, सर्वाधिक साफ बन जा भैया, देख ऐसा मत कर, हाँ, सर्वाधिक साक्षर। अब इन पॉइंट को नोट कर लो, पुरुष, सर्वाधिक साक्षर पुरुष, ठीक है। मेरे शब्दों पर ध्यान रहो, मैं कुछ और लिख देता हूं यहां पर, लेकिन बोलता जो हूं वो याद रखना चाहिए आपको। सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाला जिला कौन सा है? तो आपका ये भी जबलपुर ही है। कितना भैया? यहाँ पर 87% के समथिंग पॉपुलेशन वहाँ के पुरुष हैं, वो साक्षर हैं सारे के सारे जबलपुर के। न्यूनतम में तो फिर वापस क्या जाएगा बताओ आप? मैं बताया 3 क्वेश्चन, वेरी गुड। अलीराजपुर है न्यूनतम में, और लगभग 42%, 42%। ये जो 36 था ये ओवरऑल था, महिला पुरुष सब शामिल थे इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 42.2 है शायद ये डेटा, या 4 है, या कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन 42 तो है, इतना कंफर्म है। तो इतने क्या है? पुरुष साक्षर जिले हैं। अब महिला की बात की जाए, यहाँ पर आप कर सकते हो ना, इसको पुरुष लिख लेना आप इधर, ये डेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप महिला लिख लो, ठीक है। तो महिला, सर्वाधिक साक्षर महिला जिला कौन सा है? तो महिला में आएगा भैया अपना भोपाल, है ना, भोपाल आएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला भी भोपाल ही है। तो भोपाल की जो महिला साक्षर सबसे जिला है, वहाँ को 74% महिलाएं जो हैं, 74.5 लगभग 75% की जो महिला है वो क्या है? साक्षर है। अब सबसे न्यूनतम महिला साक्षर जिला कौन सा है? तो वापिस अब चले जाओ कहाँ पर? अलीराजपुर पर, लगभग 30% है ना, लगभग 30 ही प्रतिशत है मेरे हिसाब से वहाँ की, इतनी महिला साक्षर है वहाँ की। तो आप कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक से ही, समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को? वेरी गुड। यही तरीका होता है पढ़ने का, और जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो आप भी प्रैक्टिस ऐसे ही करना। इससे क्या होता है? आपका रिवीजन होता है, और याद रखना, रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं। हमारा सिलेक्शन होने के लिए या करने के लिए, फैक्ट याद रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन ही तो सफलता की कुंजी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये समझ लो आप। जिसने समझ लिया, बस आने वाले 1-2 साल में उसकी जॉब पक्की। ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। 1961 इसका सही जवाब है, और आपको याद होना चाहिए कि ऑपरेशन नर्मदा, ये इसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कहीं पर भी नहीं मिला मुझे कुछ भी, ठीक है। क्या था ये ऑपरेशन, क्यों चलाया गया था मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा? लेकिन इतना आप याद रखो कि जवाहर नेहरू जी का नाम आपको याद होना चाहिए, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने 1961 में, मतलब अप्रैल 1961 में सरदार सरोवर डैम की स्थापना की थी, मतलब नींव रखी थी। सरदार सरोवर डैम था उस टाइम पे, है ना, बाद में नाम चेंज किया गया था सरदार सरोवर का। तो वो जो डैम है सरदार सरोवर डैम, उसकी नींव कब रखी गई थी? 1961 में। सरदार, पूरा नाम लिख ही देता हूँ ना यार मैं, सरदार सरोवर बांध, तो इन्होंने नींव रखी थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। जो बेक वाले एरिया थे उसके, जैसे बड़वानी वाला एरिया चले जाओ, खंडवा खरगोन वाला एरिया चले जाओ, तो इन लोगों ने, बड़वानी वाले एरिया लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया था उस टाइम पे, इस बांध का विरोध किया था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये उस टाइम पे चलाया गया होगा ऑपरेशन, कंफर्म नहीं हूँ मैं,
है ना। जहाँ मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे नहीं मिला इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन शामिल करना मेरा कर्तव्य था। चलिए, तो इसका सही जवाब 1961 है। कालियादेव पैलेस किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपने, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो सबसे पहले आपको आंसर पता होना चाहिए कालियादेव पैलेस है कहाँ पर। अब मैं बता दूं ये कि उज्जैन में है, तो आपका कितना आसान हो गया। आपने चंबल को हटा दिया, केन को तो हटा ही दोगे आप, इसको तो काम खत्म कर दोगे, नर्मदा का काम तो बिल्कुल खत्म कर दोगे आप। अब आपको कन्फ्यूजन भी रहेगी, अगर बाई चांस कन्फ्यूजन रहती है तो चंबल और सिपरा में रहेगी, ठीक है। तो लेकिन भाई उज्जैन किस नदी के संगम तट पर बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए भाई सिपरा पहले ही आंसर रहेगा आपका। क्या रहेगा आपका भैया? सिपरा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कालियादेव पैलेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। देखिए, ये कालियादेव पैलेस क्या है, अगर आप कभी उज्जैन गए हो तो आपने वहाँ पर बावन कुंड का नाम सुना होगा जरूर, आपने एक बार तो स्नान किया होगा बावन कुंड में। वही बावन कुंड के आसपास से आप जब देखोगे इधर इस साइड में, तो आपको क्या मिलेगा? एक खंडर सी जगह दिखती है ना, खंडर सी जगह। हाँ, वो कालियादेव पैलेस ही है भैया, कालियादेव पैलेस है वो। और उसको किसने, मालवा का शासक हुआ करता था ये। कौन सा, कहाँ का? मालवा का शासक कौन था? नासिर शाह। आज कुछ ज़्यादा हर कुछ हो रहा है यार, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक आ रही है। नासिर शाह था वो, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने बताऊँ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, इससे पहले मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था लेक्चर, बट उसमें टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी, बीच में खत्म हो गया था, इसलिए अब वापस डबल से बना रहा हूँ। तो वो एनर्जी है ना, जो पहली बार वाली एनर्जी रहती है वो खत्म हो जाती है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत लेना कि सर आज कैसे पढ़ा रहे हो आप, है ना, क्योंकि समझ सकते हो आप। चलिए, नासिर शाह ने क्या किया था भैया, इसको 1500 ईस्वी की समथिंग यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि भाई मंदिर था यहाँ पर, लेकिन नासिर शाह ने उस मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर एक महल बनाया। नासिर शाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत अय्याश टाइप का आदमी था। एक पारा करके कुछ हुआ करता था उस टाइम पे, जिससे कि क्या कि भाई नशा चढ़ता था पारा खाने से। तो ये आदमी पारा खाता था और इसको गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हो पाती थी, मेरी तरह था बिल्कुल, मेरे को गर्मी सहन नहीं हो पाती ज़्यादा। तो नासिर शाह को भी गर्मी बहुत ज़्यादा सहन नहीं हो पाती थी। तो ये क्या करता था कि इसने ये बनाया, जो महल बनवाया, कालियादेव पैलेस बनवाया, इसको इस तरह से डिजाइन किया कि होज के माध्यम से, मतलब पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए होज का इस्तेमाल करते थे पहले के लोग। तो ये क्या करता था, उस महल के ऊपर पानी डलवाता था, साइड में नदी थी, उस महल के ऊपर पानी डलवाता था। इससे क्या रहता था, ठंडाई रहती थी उसमें। इसके अलावा इसके बारे में ऐसा कहा जाता नासिर शाह के बारे में कि भैया ये इतना अय्याश आदमी था कि एक बार नशे में ये भाई जो बावन कुंड है हमारे, बावन कुंड का पुराना नाम क्या था इसका, इस कालियादेव पैलेस की जो जगह है इसका पुराना नाम था ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड नाम से इस जगह जानी जाती थी, लेकिन बाद में इसको कालियादेव पैलेस में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। मुसलमान शासक आने के बाद में ये कालियादेव पैलेस बन गया। तो ये जो नासिर शाह था, ये नशा करके एक दिन अपने वहीं जो सिपरा नदी है, जो बावन कुंड है हमारे, वहाँ पर पड़ा हुआ था बिल्कुल। तो इसको उठा लिया, इसके एक कर्मचारी ने उठा लिया इसको। तो बाद में इसको जब होश आया, पूछा इसने किसने उठाया मुझको, तो बोल दिया कि भाई सामने वाले ने उठाया आपको। तो उसके हाथ कटवा दिए थे। तो कर्मचारी पूरे डर गए। फिर अगली बार क्या हुआ, अगली बार वापस ये नशे में गया और गर्मी तो सहन नहीं हो पाती भाई साहब को, तो इन्होंने उसको मतलब स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल करते थे वो। तो वापस गए नदी में ये, तो भाई बहुत देर तक नहीं निकले, ये पड़े रहे उसमें। तो बस जब इनको कर्मचारी कोई हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उठा के ले आए इनकी बॉडी को, क्योंकि सामने वाले को होश आ जाएगा तो ये वापस हाथ कटवा देगा हमारे, तो किसी दूसरे के। तो किसी ने नहीं उठाया उसको। एक दिन भर पड़ा रहा, ये रात भर पड़ा रहा उसी कुंड में। लेकिन अगले दिन जब इसकी बॉडी तैरने लगी, तब लोगों को लगा अरे ये तो मर गया है, टें बोल गया कुल मिला के। तो फिर इसको उठाया और इस प्रकार से इसका अंत हो गया। कालियादेव पैलेस इतना शानदार है, इतना इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार था कि इसमें जब भी उज्जैन या मालवा में जब भी अकबर आता था तो जरूर रुकता था। अकबर भी रुका यहाँ पर, अकबर के बाद जहांगीर भी रुका यहाँ पर। और जहांगीर इनके जो कुछ लिखवाया है इन्होंने, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है कालियादेव पैलेस में। उन्होंने बहुत तारीफ की है कालियादेव पैलेस की। तो कालियादेव पैलेस कहाँ पर है भैया? उज्जैन में है और सिपरा नदी के तट पर ये स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नदी सिपरा किस नदी में विलीन हो जाती है? तो इसका सही जवाब तो आपको पता होना चाहिए, नर्मदा में तो जाएगी नहीं, तो ये आपने हटा दिया। ठीक है, अब ये दो नदी का एक ही नाम है ना। क्वेश्चन देखना आप, कभी कभी हंसी आएगी आपको एमपीपीएस पुलिस या एमपी कोई भी एग्जाम देने के, क्योंकि आप ऑप्शन से हटा सकते हो। इतने बेकार रद्दी टाइप के ऑप्शन आएंगे कभी कभी, तो आपको क्या बोलोगे सर कैसे पेपर सेट करते हैं ये लोग। अब देखो, नदी सोन और स्वर्ण का ही नाम सोन है, सोन का ही, तो ये दोनों नदियां हट जाएगी। भैया आपने नदी सिपरा पता होना चाहिए कहाँ पर है, उज्जैन के आसपास। तो आप ऑप्शन ऐसे दो ना, चंबल दे दो आप, ठीक है, आप बेतवा दे दो, पास वाली नदी कोई सी, ठीक है। आप कहाँ पर सोन नदी कहाँ है और तुम कौन सा नदी का ऑप्शन दे रहे हो, मतलब बच्चे। पर इसमें भी बहुत
टेक्निकल दिमाग चाहिए भाई, जिनको मैप के ऊपर पकड़ अच्छी है वही समझ सकता है इस चीज़ को भी। चलिए, तो इसका सही जवाब भैया क्या है? चंबल नदी। शिप्रा का किस नदी में विलीन हो जाती है? तो वो चंबल में अवसान होता है उसका। भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, आप तो कभी गए होंगे। ठीक है, शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पर है भैया? रायसेन में मिलेगा आपको। एक चीज याद रखो, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा आपको। इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर वी.एस. वाकणकर, है ना। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में क्या की थी भैया? इनकी खोज कर दी थी भीमबेटका की। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? रायसेन में है। और भीमबेटका को 1989 में नहीं, 2003 में क्या किया था? हाँ सही, भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। याद रख सकते हो ना आप, 1986 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे पास, 1989 और एक है 2003। तो आप याद रख सकते हो, ये खजुराहो था, ये दूसरे नंबर पर सांची आएगा और तीसरे नंबर पर भीमबेटका आएगी। तो भीमबेटका को 2003 में क्या किया गया था? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची है उसमें शामिल किया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन अगर भूल भी जाओ ना आप, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो आप उसको आंसर भी सही लगा सकते हो। जैसे कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि 1989 पर पूरा याद था मेरे को, तो फिर मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब है सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो थी एक आईएएस थी, है ना। आईएएस समझ रहे हो ना आप, मतलब प्रशासनिक सेवा में थी ये। और मध्य प्रदेश में 1989 से 1990 के बीच में ये लगभग 10 या 11 महीनों के लिए ये हमारी क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। इसमें एक सरोजनी नायडू का ऑप्शन भी है। तो सरोजनी नायडू के बारे में आपको बता दूं मैं, सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू क्या थी? भारत की पहली राज्यपाल थी। कब से कब तक? 1947 से 49 तक। प्रदेश कौन सा? यूपी। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस था यूपी, मतलब है ना, संयुक्त प्रांत था ये। तो इसकी राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। पहली राज्यपाल भारत की यही है, सरोजनी नायडू। मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, इस सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी ये अध्यक्ष रही थी 1925 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1925। इनसे पहले कौन बने थे? एक ही बार बने थे, गांधी जी 1924 में अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अगले साल सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी INC की। और बाद में जब ये भारत आजाद हो गया तो यूपी की राज्यपाल बनी पहली, जो कि भारत की पहली राज्यपाल भी है। मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल है सरला ग्रेवाल, महिला है ना, याद रखना। पहली राज्यपाल तो हमारे कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये भी गांधी जी के बहुत फेवरेट थे, पता होना चाहिए आपको। त्रिपुरी अधिवेशन पूरा का पूरा करेंगे डिस्कस और कभी तो। और एक चीज और, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री का नाम है भैया उमा भारती। ये कहां से बिलोंग करती है? तो आपको पता होना चाहिए टीकमगढ़ का नाम है ना। वेरी गुड, टीकमगढ़ से ये बिलोंग करती थी। तो इनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, कभी बहुत शानदार वीडियो बनाएंगे उमा भारती के ऊपर हम। तो उमा भारती क्या थी? हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला विपक्ष की नेता भी याद रख लो आज आप, जमुना देवी। प्रथम महिला विपक्ष, तो वो कौन थी? हमारी जमुना देवी। इनका देहांत हो गया है। जमुना देवी थी विपक्ष की नेता, पता है ना आपको कौन होती? वेरी गुड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बहुत ही अपनी बातों को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखती थी जमुना देवी। तो जमुना देवी हमारी क्या थी? प्रथम महिला विपक्ष थी। प्रशासनिक पहली IAS कौन सी? हमारी निर्मला बुच, जो कि वर्तमान में भी है। निर्मला बुच पहली महिला अधिकारी थी, IAS अधिकारी मध्य प्रदेश की, जिसे बोलते हम प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थी हमारी निर्मला बुच। तो ये कुछ महिलाएं हैं जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। तो हमें पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, जब भी कुछ आए तो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर लो, ताकि अपनी मेमोरी शार्प होती रहे। और बार बार वो चीज़ आती रहेगी ना, तो 2-4 बार आप रिवाइज करोगे तो वो हमेशा आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो आज थोड़ी कम एनर्जी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके टेक्निकल मिस्टेक में बहुत कुछ लॉस हुआ है आज। ठीक है, पूरे मैप वगैरह मैंने सब लगाए थे आज भी, है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो। बट वो टेक्निकल मिस्टेक क्या हुई है क्या नहीं हुई है वो अलग बात है, उसको देखूंगा मैं कहाँ क्या हुआ। लेकिन जो स्लाइड पड़ी हुई थी उसके ऊपर फिर मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ा आज नॉर्मल वीडियो आपके लिए। तो सॉरी फॉर देट, एनर्जी तो वही रहती है लेकिन थोड़ी सी लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं। एक आधे घंटे का 40 मिनट का वीडियो बनाओ आप और उसमें फिर वो कट जाए तो वो दुख भी होता है और एनर्जी भी लॉस्ट होती है। ठीक है, और एक काम जो पहली बार में जो परफेक्ट तरीके से होता है वो दूसरी बार उतने परफेक्ट वो जो नहीं आ पाता उसमें,
ठीक, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था आज का। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, बिल्कुल पढ़ाई बंद मत करो, है ना। चलिए मिलते हैं अगली बार।